हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश 1000 क्वेश्चन सीरीज, जिसके प्रत्येक सेट पेपर में हमने 50 क्वेश्चन को मेंशन किया है। इन 50 क्वेश्चन में आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, चाहे वो यूपी पीसीएस में पूछे गए हों, यूपी SSC क्वेश्चन पूछे गए हों, उन सबको सम्मिलित किया गया है। यह सीरीज आपकी आने वाले एग्जाम जैसे उत्तर प्रदेश SI, कांस्टेबल, लेखपाल, BDO, इवन यूपी पीसीएस प्री 2026, उसके लिए भी ये सीरीज़ इम्पोर्टेंट है। अतः आपसे आग्रह है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसे बच्चे जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक का करंट पढ़ना चाहते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल ओनली मेंशन हो, तो ऑलरेडी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा 14 मार्च 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई। यह लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इसके अंतर्गत 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन का 1 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन करने का लक्ष्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस तरह के क्वेश्चन आपके यूपी SSC अक्सर करके क्वेश्चन पूछ रही है। यहाँ पर दे रखा है उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। हमने चारों ऑप्शन पढ़ लिए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा 14 मार्च 2024 को इसे स्वीकृति प्रदान की गई है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। यह नीति आप पे कितने वर्ष तक के लागू रहेगी? तो 5 वर्ष तक लागू रहेगी। दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। यानी 2024 से लेकर 2028 तक आपके 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसके अंतर्गत आपका जो याद रखना है, आपको 1 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन प्रतिवर्ष आपके उत्पादन करने का लक्ष्य है। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 से संबंधित सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 11 अगस्त 2025 को आधिकारिक तौर पर प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम क्षेत्र, कृष्ण जन्म स्थलीय क्षेत्र, कुंभ क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे क्या बात की जा रही है। 11 अगस्त 2025 को आधिकारिक तौर पर प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित आपका किया गया है। वह क्षेत्र कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, काशी विश्वनाथ धाम को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। अर्थात किसके द्वारा किया गया है, ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए। तो यूपी सरकार के द्वारा इसे घोषित किया गया है। अब हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ धाम के बारे में। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका वाराणसी जिले में आपका स्थित है, जहाँ पर आपके काशी विश्वनाथ का मंदिर है। वो वाला क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। यह मंदिर किस नदी के किनारे बना हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, ये पवित्र नदी गंगा नदी के किनारे पर आपका बना हुआ है। सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्राप्तकर्ता मधुरिमा तिवारी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? मिर्जापुर, भदोही, कानपुर, बुलंदशहर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपके यूपी SSC अक्सर करके क्वेश्चन पूछ रही है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में प्राप्त करता है कौन है? आपकी मधुरिमा तिवारी। मधुरिमा तिवारी का संबंध उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, इनका संबंध है मिर्जापुर से। अब हम बात करते हैं आपके राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के बारे में। ये किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, अर्थात आपका प्रदानकर्ता कौन है? तो प्रदानकर्ता होता है भारत का प्रेसिडेंट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। इस बार जो 2025 में उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को ये प्राप्त हुआ है? तो 2% लोगों को प्राप्त हुआ है। 2 लोगों को प्राप्त हुआ है ये पुरस्कार। इनमें से एक है आपकी मधुरिमा तिवारी। दूसरे व्यक्ति कौन है जिन्हें ये पुरस्कार मिला है? तो दूसरे व्यक्ति हैं आपके रामलाल सिंह यादव।
इनको भी आपको याद रखना है। और ये कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये आपके भदोही ज़िले से आपके बिलोंग करते हैं। इस पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो ये राशि प्रदान की जाती है आपको 50,000 रुपये की राशि। इसके साथ साथ आपको क्या प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो कि आपका प्रशस्ति प्रमाण पत्र होता है, ये भी इसके अंतर्गत आपको प्रदान किया जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन में पूछा गया था मधुरमा तिवारी का संबंध किस जिले से है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। विश्व मुक्केबाजी विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विश्व मुक्केबाजी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन आपसे पूछा जा रहा है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ग्रेटर नोएडा में इस बार इसका आयोजन किया गया। अब ग्रेटर नोएडा आपका कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आपसे ज़िले का नाम पूछा जाता है तो ज़िला होगा आपका गौतम बुद्ध नगर। वहीं अगर आपसे राज्य पूछा जाता है कि किस राज्य में इसका आयोजन हुआ है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में इसका आयोजन किया गया है। कब आयोजन हुआ था ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। इसका आयोजन किया गया है आपका 13 से लेकर 14 नवंबर 2025 को, यानी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, तो ये आपका आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। हम बात कर लेते हैं कि सर गौतम बुद्ध नगर में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो विजय पथक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि विजय पथक कहाँ पर स्थित है, तो विजय पथक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपसे पूछ ले कि ये कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखना है ये कॉम्प्लेक्स आपका ग्रेटर नोएडा में स्थित है, जहाँ पर विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। एग्री वोल्टेक परियोजना प्रारंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एग्री वोल्टेक परियोजना की बात की जा रही है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इसको प्रारंभ किया गया है, कौन से राज्य ने इसे प्रारंभ की है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा प्रथम राज्य है जिसने एग्री वोल्टेक परियोजना को प्रारंभ किया है। अब हम बात करते हैं कि सर ये एग्रीकल्टेक वोल्टेक योजना है क्या। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो हो सकता है कि आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए कि सौर ऊर्जा खेती करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो भी आपका उत्तर प्रदेश ही आंसर आएगा। ध्यान रखिएगा इसका जो उद्देश्य है वो क्या है इस योजना का उद्देश्य है कि आपकी एग्रीकल्चर भी होती रहे, प्लस आपको बिजली उत्पादन भी उसके साथ में ही आपका होता रहे। इसका ये क्या है आपका उद्देश्य है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि इसकी सहायता कौन करता है। हो सकता है कि सहायताकर्ता का आपसे नाम पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखना है आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसकी सहायता की जा रही है, अर्थात इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इस योजना को कितने रुपये फंड दिए गए हैं, तो $0.50 मिलियन का फंड इस योजना को प्रदान किया गया है। तो ये जो पॉइंट है आपको याद रखने हैं, ध्यान रखिएगा। एक एक करके मैं फिर से बता देता हूँ। एग्री वोल्टेक परियोजना को हिंदी में क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा खेती कहते हैं, जिसका प्रथम जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। उद्देश्य खेती के साथ साथ बिजली उत्पादन करना है। इसके लिए सहायता किसने प्राप्त की है या किसने सहायता प्रदान की है, तो ध्यान रखिएगा एडीबी ने इसकी सहायता प्रदान की है। एडीबी का मतलब क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कितने रुपए की सहायता प्रदान की है ये भी आ सकता है, तो $0.5 मिलियन की सहायता की है या तो इन्वेस्टमेंट किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में प्रारंभ किया है, 6, 7, 8, 9 या फिर 10। तो देखिए ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है आपका। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में प्रारंभ की गई है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 7 जिलों में इसे प्रारंभ किया गया है।
अब ये जो आपके मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, एक एक करके हम पहले समझ लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से 7 जिले हैं जिसमें इसे प्रारंभ किया गया है। तो उनमें से एक जिला है आपका आगरा है, प्रयागराज है आपका, इनको भी आपको याद कर लेना है। हो सकता है कि आपसे बोल दे कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। चौथा आपका झांसी है, पांचवा आपका मेरठ है, छठवां आपका गोरखपुर है, सॉरी गोरखपुर इसके अंदर मेंशन नहीं है, वाराणसी है आपका छठवां। और सबसे लास्ट रह गया आपका कानपुर। तो इनमें इस योजना को प्रारंभ किया गया है। वह इस योजना का जो एम है या उद्देश्य वो क्या है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। ऐसी महिलाएं जो अपने जॉब करती हैं और उनके चिल्ड्रन की केयर करने के लिए कोई नहीं होता है, तो ऐसी महिलाएं अपने बच्चे को हॉस्टल में रख सकती हैं। अपने दिन में हॉस्टल बनाए जाएंगे, बेबी हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिनमें वो अपने बच्चों को रख सकती हैं। और वो जहाँ भी जॉब कर रही हैं उनमें से दिन में 3 टाइम्स अपने बच्चों को आकर वहाँ पर अपने बेबी फीडिंग को करा सकती हैं। तो ये सुविधा आपकी उपलब्ध कराई जाएगी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना को मंजूरी कब प्रदान की गई? 10 जून 2015, 10 मई 2025, 25 अप्रैल 2025, 31 अप्रैल 2025 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा एक योजना है पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना को मंजूरी कब प्रदान की गई है, ये क्वेश्चन है आपका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा 10 मई 2025 को इसे मंजूरी प्रदान की गई है। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा वो चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी पंचायत जिनकी जो संख्या है, आबादी है, वो 15,000 से मोर देन है आपकी, यानी प्लस है, तो वो पंचायतें अपना खर्चा यानी जो एक्सपेंडिचर है अपना, वो स्वयं अपने खर्चे के लिए क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर है आपका, वो उसमें संशोधन करके खुद कमा सकती हैं। यानी अपनी ही मिट्टी वगैरह बेच सकती हैं, अपने आप को खर्चा निकालना पड़ेगा। ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। बात करते हैं इस योजना के बारे में कि 2025-26 में उत्तर प्रदेश बजट में कितने रुपए अलॉट किए गए थे। तो 10 करोड़ रुपए इसमें अलॉट किए गए थे। एक एक चीज़ आपको याद करनी है, ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 250, 300, 350 या फिर 400, इनमें से कोई नहीं। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए उत्तर प्रदेश सरकार बजट 2025-26 के अंतर्गत। तो देखिए यूपी बजट की अगर हम बात कर रहे हैं 2025-26 की, तो आपके लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इस योजना के लिए इसमें 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऐसी बच्चियां जो हायर एजुकेशन गेन करना चाहती हैं, क्या है कि जो एजुकेशन प्राप्त करना चाहती हैं, जो कौन होंगी आपकी बच्चियां होंगी, गर्ल्स होंगी, तो उनको इसके योजना के अंतर्गत उन्हें स्कूटी प्रदान की जाएगी, जिससे कि वो अपने बाहर के ज़िलों में पढ़ने के लिए जा सकें। यानी शिक्षा को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। तो सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 के अंतर्गत कितने लाख रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है? 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 के अंतर्गत कितने लाख रोजगार सृजन करने का इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 2 लाख रोजगार सृजन करने का इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है।
अब एक एक करके हम इस नीति के बारे में बात कर लेते हैं कि इस नीति को मंजूरी कब प्रदान की गई। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा मई 2025 में इसे मंजूरी प्रदान की गई है। उद्देश्य क्या रखा गया है इसका, तो उद्देश्य है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उत्तर प्रदेश में आ रहा है उसको इंक्रीमेंट करना है, और क्या है 2 लाख जो एम्प्लॉयमेंट है रोजगार सृजन भी करना इसका एक उद्देश्य है आपका। इसके साथ साथ और क्या क्या किया जाएगा, तो इसके साथ साथ आपके देखिए 4 जिलों के नाम आपको याद करने ही करने हैं। शहरों के नाम हैं नोएडा है आपका, कानपुर है आपका, प्रयागराज है, और चौथा है आपका वाराणसी। इनमें आपके सेंटर ओपन किए जाएंगे इन 4 शहरों में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्लस जो आपका ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर आपका जो सेंटर बनेगा संचालन के लिए 20% जो बिजली है उसका भी आपको क्या दिया जाएगा, सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है सेंटर नीति 2025 का। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। जैसा कि आप सभी लोगों से प्रॉमिसेस किया गया है कि उत्तर प्रदेश की जो नीतियां हैं, जिस तरह से ये वाली नीति का क्वेश्चन आया है, प्रमुख जितनी भी आपकी नीतियां हैं प्लस जितनी भी आपकी उत्तर प्रदेश की स्कीम्स हैं प्लस आपके जितने भी आपके प्रोग्राम्स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किए गए हैं, उसका वीडियो आपका संडे को डिटेल वीडियो अवेलेबल होगा संडे यूपी स्पेशल में। इसलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसका जो सही आंसर है रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है वो है आपका 2 लाख। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स विनिर्माण नीति 2025 कब से प्रभावी मानी जाएगी? 1 अप्रैल, 1 जुलाई 2025, 1 अक्टूबर 2025, 1 दिसंबर 2025 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो आपकी एक नीति है, नीति का नाम है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स विनिर्माण नीति 2025, इसे प्रभावी कब से माना जाएगा? तो प्रभावी माना जाएगा, सही होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 अप्रैल 2025 से इसे प्रभावी माना जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आपके आ चुके हैं। अब इसके अंतर्गत कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस नीति के अंतर्गत आपका 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। प्रभावी मानी जाएगी 1 अप्रैल 2025 से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मई 2025 में कितने नए प्रोडक्ट को जोड़ा गया है? 10, 11, 15, 20 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक जिला एक उत्पाद योजना है आपकी, मई 2025 को कितने नए उत्पादों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया है? इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके 101% आपके आते ही आते, चाहे वो यूपीपीएससी एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, कांस्टेबल का हो, कोई सा भी यूपी स्पेशल का एग्जाम है वहाँ पर इससे क्वेश्चन आपके हमेशा आते ही आते हैं। पहले हम आंसर देख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपके इसके अंतर्गत मई 2025 में कितने नए प्रोडक्ट को जोड़ा गया है? तो 12 नए प्रोडक्ट को इसके अंतर्गत आपका जोड़ा गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में। शुरुआत कब से की गई है या प्रारंभ कब से हुई है ये? तो प्रारंभ हुई है आपकी 2018 में। इसके अंतर्गत आपकी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ODOP योजना भी इसको हम कहते हैं, जिसके अंतर्गत ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मान के चलिए कि अगर आपके बेंगल्स का प्रोडक्ट आप कर रहे हो तो बेंगल के लिए कौन सा फेमस शहर है आपका? फिरोजाबाद है। इस तरह से क्वेश्चन भी आपके आते हैं। फिरोजाबाद को बेंगल नगरी भी कहते हैं। इसी तरह से अगर मैं लॉक्स की बात करता हूँ, ताले की बात करता हूँ, तो हमारे मन में एक ही ज़िला आता है, वो है आपका अलीगढ़। इसी प्रकार से अगर हम कालीन की बात करते हैं तो आता है आपका भदोई। तो इसी प्रकार से आपके 12 नए प्रोडक्टों को जोड़ा गया है, प्लस उनके नाम के आगे कौन कौन से ज़िलों से ये संबंध रखते हैं उनको भी इसके अंतर्गत ऐड किया गया है। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कब स्वीकृति प्रदान की है?
28 जून 2023, 28 जुलाई 2023, 28 मई 2023, 25 अप्रैल 2023 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर टाउनशिप नीति के बारे में बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे कब मंजूरी प्रदान आपकी की गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपके 100% आपके आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या है, पहले आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 28 जून 2023 को इसे उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। अब इस नीति के बारे में समझ लेते हैं कि इस नीति का उद्देश्य क्या है, क्या क्या इसके प्रमुख कारण हैं, कहाँ कहाँ पर कितनी चीज़ों को इसमें दिया जाएगा। तो देखिए किसी टाउनशिप नीति का जो न्यूनतम क्षेत्रफल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एरिया की अगर हम बात करते हैं, अगर आप टाउनशिप बनाना चाहते हो तो मिनिमम जो एरिया है वो कितना है आपका 12.1 एकड़ का एरिया है जिसमें टाउनशिप बनाना चाहते हो। और वहाँ पर जनसंख्या होनी चाहिए आपकी 2 लाख। वहीं अगर आप 2 लाख से अधिक जनसंख्या है तो मैक्सिमम की कैटेगरी में आएगा, तो वहाँ पर आपके 25 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए टाउनशिप बनाने के लिए, जहाँ पर संख्या आपकी 2 लाख से अधिक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम बात करते हैं एनसीआर के अंतर्गत, क्या है आपकी जो एनसीआर का क्षेत्र है उसके अंतर्गत करते हैं और टाउनशिप बनाना चाहते हैं तो आपको मिनिमम कितना एकड़ ज़मीन चाहिए, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, तो 25 एकड़ ज़मीन आपको इम्पोर्टेंट और वहाँ पे चाहिए ही चाहिए। तो इस प्रकार जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर होगा 1। इस नीति को 28 जून 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य की पहली जनसंख्या नीति कब प्रारंभ की गई थी, 1999, 2000, 2001, 2002, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नई जनसंख्या नीति लाई गई थी, आप सभी इससे परिचित होंगे। एक एक करके हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य की पहली जनसंख्या नीति कब लाई गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 2000 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नई जनसंख्या नीति लाई गई है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन नीति, जो पॉपुलेशन नीति है आपकी, वो लाई गई है, पॉलिसी लाई गई है। कौन सी पॉलिसी लाई गई है, कब तक रहेगी, तो ये पॉलिसी आपकी 2021 से लेकर 2030 तक की। ये डिटेल आपको लर्न रहनी चाहिए। इसके अंतर्गत अलग अलग आपके उद्देश्य रखे गए हैं, ये चीज़ आपको मेंशन करनी है। जैसे इसको मुख्यमंत्री द्वारा कब आपकी स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो 11 जुलाई 2021 को इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके क्वेश्चन डिटेल आपकी वीडियो जब आपकी नीतियाँ वाला चैप्टर आएगा संडे स्पेशल में, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कराने वाला हूँ। कितना लिंगानुपात रखा गया, फर्टिलिटी रेट क्या गई है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या किया गया, बहुत सारे इसके कुछ पॉइंट हैं आपके। तो उसी में आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2025-26 में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, 501 करोड़, 509 करोड़, 510 करोड़, 520 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2025-26 के अंतर्गत कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 509 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। हो सकता है कि इसकी आपकी शुरुआत आपसे पूछ ली जाए, तो इसकी शुरुआत कब से की गई है, तो मार्च 2019 में इसको प्रारंभ किया गया है। अब हम बात करते हैं कि सर इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो इसका उद्देश्य एम है, ये पहले भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। जो आपका लेखपाल का पेपर हुआ है 2023 में, उस पेपर में भी ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। उद्देश्य ही इसका पूछा गया था। तो इसके जो उद्देश्य है वो क्या है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें आपको क्या करना है, ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने हैं। कौन से पंप स्थापित करने हैं, ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापना करना इसका उद्देश्य है, जिससे कि उन पे बिजली का खर्चा
नहीं आए। और क्या करते हैं, देखिए इसमें शेयरिंग की बात कर लेते हैं। शेयरिंग से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कौन से कितने रुपए होने चाहिए। तो 30% आपका सेंटर लगाता है, 30% ही आपका राज्य लगाता है, और 40% जो रुपया होता है वो ज़मीन का मालिक लगाता है, मतलब सरकार, स्टेट सरकार और फार्मर। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 509 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 के अंतर्गत। आकांक्षी नगर योजना कब तक लागू रहेगी? 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2027, 31 दिसंबर 2026, 31 दिसंबर 2026 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा, ये आपका 28 है। यहाँ पे पूछा गया कि जो आकांक्षी योजना है उत्तर प्रदेश सरकार में चल रही है वो कब तक लागू रहेगी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 31 मार्च 2026 तक ये लागू रहेगी। अब इस आकांक्षी योजना के बारे में समझ लेते हैं कि ये प्रारंभ कब की गई है, स्वीकृति कब प्रदान की गई थी। तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये स्टार्ट हुई है आपके सितंबर 2023 को, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब इस योजना के अंतर्गत कितने जिलों को चयनित किया गया था? तो इस योजना के अंतर्गत आपके 100 आकांक्षी नगरों को इसके अंतर्गत आपका चयन किया गया है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। कितने पैरामीटर के अंतर्गत इसमें जो शहर का चयन होता है, कितने पैरामीटर होने चाहिए? तो 16 पैरामीटर होने चाहिए। यह योजना आपकी 31 मार्च 2026 तक ये चलेगी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के अंतर्गत खेत की फेंसिंग में बाढ़ कितने वोल्ट का करंट प्रवाहित कर सकते हैं? 10 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, 15 वोल्ट का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के अंतर्गत खेत की आपको फेंसिंग करनी है या बाढ़ लगानी है, उसमें कितने करंट का कितने वोल्ट का करंट आप प्रवाहित कर सकते हैं। तो पहले आंसर सही है इसका ऑप्शन नंबर 2, 12 वोल्ट का करंट प्रवाहित कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के समझने की कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या। मान के चलिए ये आपका खेत है और आपके खेत में कोई भी फसल हो रही है, गेहूं की फसल हो रही है, धान की फसल हो रही है, विभिन्न प्रकार की आपकी फसलें आपकी होती हैं। तो आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी जो गाय वगैरह होती हैं, आपकी गाय होती हैं, जंगली जानवर होते हैं, वो आपकी फसल को नष्ट कर जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए आपको क्या करना है? तो उनसे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने जो चारों तरफ होते हैं उसमें वायर लगा देते हैं, तार लपेट देते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला। ये जो तार लपेटा जाता है इसको हम झटका कहते हैं। झटका वाली जो करंट वाली मशीन होती है वो लगा दी जाती है। जैसे कोई जानवर वगैरह आता है और उसे उछटकर चला जाता है। तो इसमें कितने करंट का वोल्ट होना चाहिए प्रवाहित होने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो 12 वोल्ट का करंट प्रवाहित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। उत्तर प्रदेश के प्रमुख गंगा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उत्तर प्रदेश में आपकी एक प्रमुख नदी है गंगा, उससे संबंधित कौन सा कथन आपका गलत है? उत्तर प्रदेश में इसकी जो लंबाई है 1450 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है। इसमें प्रयागराज जिले में यमुना नदी आकर मिल जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे गलत स्टेटमेंट आपसे पूछा गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। यह उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? 28 जिले से ना बहकर ये कितने जिले से बहती है? आपकी 27 जिलों से होकर उत्तर प्रदेश में बहती है। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इसकी लगभग लंबाई इतने ही किलोमीटर है, लेकिन अगर आपकी टोटल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो टोटल लंबाई इसकी है 2525 किलोमीटर की। यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में आपकी प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है। यानी आपकी एंट्री कहाँ करती है? तो एंट्री तो करती है बिजनौर शहर में यानी उत्तर प्रदेश में, और एग्ज़िट की अगर बात करते हैं कि एग्ज़िट सर कहाँ पे करती है, तो ये बलिया ज़िले में करती है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये 28 से ना होकर 27 जिलों से प्रभावित होती है।
किसान समृद्धि आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक आयोग की बात की गई है जिसका नाम है किसान समृद्धि आयोग। और किसान समृद्धि आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी UPSS आपकी पूछ चुकी है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2। किसान समृद्धि आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री हमेशा होता है। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में इसका जो गठन हुआ है वो हुआ है 10 नवंबर 2017 में इसका गठन हुआ था। किसके कारण हुआ है, एम क्या रखा गया था? तो आपकी जो फार्मर्स होते हैं, किसान भाई लोग होते हैं, उनकी जो इनकम है उनको डबल करने का उद्देश्य इसके अंतर्गत रखा गया था। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, मुख्यमंत्री ही किसान समृद्धि आयोग का अध्यक्ष होता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसान वही योजना कब प्रारंभ की गई? 1991, 1992, 1993, 1994, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर लीजिएगा, इस योजना का नाम है किसान वही योजना। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि ये योजना आपकी कब प्रारंभ की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1992 ईस्वी में ये योजना प्रारंभ की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इस योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या रखा गया था वो भी समझ लीजिए, क्योंकि उद्देश्य से क्वेश्चन आपके हमेशा आ रहे हैं। UPSS डिटेल क्वेश्चन आपके पूछ रहा है। तो जितनी भी आपके किसानों की जोत होती हैं, क्या होती हैं, जोत होती हैं, उनका जो एग्रीमेंट है या फिर नामकरण है सही किसान के नाम में करना, इसका क्या था आपका उद्देश्य था। सही किसान के नाम में होनी चाहिए आपकी प्रॉपर्टी, यानी आपकी प्रॉपर्टी का वही खाता बनने के लिए इसमें कहा गया था। ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शुरुआत की गई थी 1992 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा ताल बलिया जिले में स्थित है? शुक्रताल, रामताल, देवरिया ताल, सागर ताल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताल बलिया जिले में आपका स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहे हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। शुक्रताल, रामताल, देवरिया ताल, सागर ताल, इनमें से कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इसका आंसर आइडेंटिफाई करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि शुक्रताल आपका कहाँ पर स्थित है? शुक्रताल आपका मुजफ्फरनगर में आपका स्थित है। वहीं अदर ताल की बात करते हैं, रामताल की बात करते हैं, तो ये आपका मेरठ में स्थित है। देवरिया ताल की अगर हम बात करते हैं कि सर देवरिया ताल आपका कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका कन्नौज में स्थित है। ये भी आपको लर्न करने हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहेंगे, हो सकता है कि आपसे मैचिंग आपकी पूछ ली जाए। सागर ताल आपका बदायूं में स्थित है। इसका मतलब है कि कोई भी ताल आपका बलिया ज़िले में स्थित नहीं है। और बलिया ज़िले में जिस ताल का नाम आपका अक्सर करके पूछा जाता है वो है आपका सुरहा ताल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सुरह ताल को भी हम क्या कहते हैं, जयप्रकाश नारायण ताल भी इसका नामकरण किया जा चुका है और उसके नाम से भी इन्हें पूछा जाता है, जयप्रकाश नारायण तालाब। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है। जब सबसे बड़ी नहर प्रणाली के बारे में पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शारदा नहर प्रणाली आपकी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। अब हम बात करते हैं इसका निर्माण कब हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, निर्माण की आपकी डेट आपसे अक्सर करके पूछ ली जाती है। तो 1928 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। टोटल अगर हम लेंथ की बात करते हैं कि सर इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, तो 12,368 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। इसलिए
उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है कौन सी? शारदा नहर प्रणाली। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रदेश का कौन सा क्षेत्र में सबसे अधिक तालाबों और पोखरों से सिंचाई की जाती है? पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें सबसे अधिक तालाबों और पोखरों से आपकी सिंचाई की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिंचाई तालाबों और पोखरों के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम डिटेल समझ लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो देखिए, ये आपका रफली मैं चित्र बना रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का चित्र है। तो ये जो आपका साउथ में जो क्षेत्र है आपका ये वाला, ये जो क्षेत्र है वो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे हॉटेस्ट प्लेसेस में से भी ये आता है। सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है यहाँ पर, आपके तालाबों और पोखरों से यहाँ पर सिंचाई की जाती है। वही अगर हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं, इस क्षेत्र की बात करते हैं, पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नलकूप से आपकी सिंचाई की जाती है। अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सिंचाई की जाती है वो नदियों के द्वारा सबसे ज़्यादा की जाती है। और मध्य क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी नहरों से सिंचाई की जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। रोजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? शाहजहांपुर, प्रयागराज, ललितपुर, अलीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? रोजा ताप विद्युत परियोजना की, कि ये किस जिले में आपकी स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ये शाहजहांपुर में आपकी ये रोजा ताप स्थित है। बात करते हैं इसके संचालक की, क्योंकि अक्सर करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसका संचालक कौन है, या फिर कह सकते हैं कि इसका निर्माणकर्ता कौन है। वहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। जो इसका निर्माण करता है वो है आपका रिलायंस ग्रुप। इस ग्रुप को आपको याद रखना ही रखना है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं सर इसकी क्षमता कितनी है, तो क्षमता है आपकी 1200 मेगावाट की। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? बुलंदशहर, अलीगढ़, शाहजहांपुर, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपके यूपी SSSC कम से कम 4 से 5 बार आपके क्वेश्चन पूछ चुकी है। कंडक्टर के एग्ज़ाम 2016 में पूछ चुकी है, लेखपाल के एग्ज़ाम में पूछ चुकी है, 2000 चकबंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें, और आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता रहेगा। हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कौन से ज़िले में आपकी स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये अलीगढ़ ज़िले में आपकी हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना स्थित है। अब हम बात करते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ है। वहाँ से क्वेश्चन आपके अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो इसका जो निर्माण करता है वो कब हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, निर्माण इसका हुआ है 1967 ईस्वी में। किसके सहयोग से ये इसका निर्माण हुआ है? सहयोगकर्ता का नाम भी आपसे अक्सर करके पूछ लिया जाता है। तो ये सहयोगकर्ता है इसका रूस देश के द्वारा इसे बनाया गया है, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश के किस जिले में संगमरमर पाया जाता है? ललितपुर, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो संगमरमर के लिए जाना जाता है, तो वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मिर्जापुर शहर है जो उत्तर प्रदेश का अपने संगमरमर उत्पादन के लिए जाना जाता है। जबकि अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो आपका जो ललितपुर है वो आपका यूरेनियम उत्पादन के लिए फेमस है। वहीं अगर हम बांदा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो डायमंड का आपका कारोबार होता है या प्रोडक्शन होता है वो फेमस है आपका बांदा। सोनभद्र की अगर बात करते हैं तो ये आपका सैंडस्टोन के लिए फेमस है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल स्थित है? लखीमपुर खीरी, भदोही, सहारनपुर, सोनभद्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया कौन से जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये भदोही जिले में सबसे कम क्षेत्रफल स्थित है।
यानी अगर क्षेत्रफल की बात की जा रही है तो मिनिमम तो आपका कहाँ पर हो जाता है, भदोही में हो जाता है। वहीं अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम आपका हो जाता है लखीमपुर खीरी में। ये क्या है, आपके एरिया वाइज पूछे गए हैं। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव विहार सबसे पुराना है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, किशनपुर वन्यजीव विहार, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, पीलीभीत वन्यजीव विहार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ से वन्यजीव विहारों से आपके अक्सर करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है। पहले हम आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ है आपका 1957 ईस्वी में। ये कौन से ज़िले में स्थित है? तो ये आपका चंदौली ज़िले में आपका स्थित है। वहीं अगर बात करते हैं एरिया की तो ये 78 वर्ग किलोमीटर एरिया में बसा हुआ है। किशनपुर वन्यजीव विहार की बात करते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा ज़िला है लखीमपुर खीरी में ये स्थित है। वहीं अगर कतरनिया घाट वन्यजीव विहार की बात कर लेते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बहराइच में आपका स्थित है। पीलीभीत, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये पीलीभीत ज़िले में ही आपका स्थित है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहले को एक्सप्लेन किया गया है, इसका ईयर आपको बताया गया है, आपका ज़िला इसमें बताया गया है और आपका क्षेत्रफल इसमें बताया गया है। तो इसी प्रकार का एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है जिसमें प्रमुख वन्यजीव विहार, पक्षी विहार, रामसर स्थल सभी उत्तर प्रदेश के बताए गए हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार एटा में स्थित है? तो देखिए ये पक्षी विहार से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कौन सा पक्षी विहार एटा में स्थित है। विजय सागर पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पटना पक्षी विहार आपके एटा जिले में आपका स्थित है। अब हम इसकी बात करते हैं, सर इसकी स्थापना कब की गई है, एरिया कितना होगा? तो इसकी जो स्थापना की गई है वो 1990 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। कितने किलोमीटर एरिया में बसा हुआ है? तो 1.1 किलोमीटर एरिया में ये बसा हुआ है। वहीं अदर ऑप्शन की बात करते हैं, विजय सागर पक्षी विहार आपका कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये 2 जिला में आपका पड़ता है, एक तो महोबा है, दूसरा आपका हमीरपुर है। ये 2 जिले में आपका स्थित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार की बात करते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये स्थित है आपके प्रतापगढ़ जिले में। वहीं ओखला पक्षी विहार की बात करते हैं तो ये तो आपको इजीली मालूम पड़ रहा है कि ये कहाँ पर होगा, तो वेस्ट यूपी में स्थित है। ये स्थित है आपके गाजियाबाद प्लस गौतम बुद्ध नगर में। तो इसी तरह से डिटेल आपको एक्सप्लेन किया गया जिस इस वाले क्वेश्चन में, उसी तरह से आपके एक उत्तर प्रदेश स्पेशल जितने भी आपके वर्ल्ड सेंचुरी हैं, वर्ल्ड वाइड सेंचुरी हैं आपके उत्तर प्रदेश में, वर्ल्ड सेंचुरी हैं आपके उत्तर प्रदेश में, एनिमल सेंचुरी हैं उत्तर प्रदेश में, रामसर स्थल हैं, उन सब का एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा पक्षी विहार एटा में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1853, 1856, 1858, 1859, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा आपका 4, 1859 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। अब हम बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक ये रेलगाड़ी चलाई गई थी उत्तर प्रदेश में। तो ये रेलगाड़ी चलाई गई थी आपकी प्रयागराज से लेकर कानपुर के बीच में। वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा ये इंडिया लेवल पर है। और इंडिया में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो ये चलाई गई थी आपकी मुंबई से थाने के बीच में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, 1859 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई।
निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा सहारनपुर में स्थित है? इंडियन हवाई अड्डा, बमरौली हवाई अड्डा, खेरिया हवाई अड्डा, सरसावा हवाई अड्डा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दे रखा है उसको सही कर लीजिएगा। ये आपका हिंडन है। क्या शब्द है आपका? हिंडन शब्द है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा हवाई अड्डा आपका सहारनपुर में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सरसावा हवाई अड्डा आपके सहारनपुर में स्थित है। जबकि जो हिंडन हवाई अड्डा स्थित है वो कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है ये आपका गाजियाबाद में स्थित है। वहीं अगर बात की जाती है बमरौली हवाई अड्डा आपका कहाँ पर स्थित है, क्योंकि बमरौली हवाई अड्डा भी कई बार आपका पूछा जा चुका है, तो ये आपका स्थित है प्रयागराज में। खेरिया की बात करते हैं तो ये आपका आगरा में स्थित है। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? 912, 902, 898, 892 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 902 शिशु लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का। अब हम बात करते हैं जनगणना 2011 के बारे में एक एक करके। उत्तर प्रदेश में जब आपके लिंगानुपात की बात की जाती है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात ऑल ओवर कितना है, तो लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का ऑल ओवर है आपका 912। वहीं अगर आपके जनघनत्व की बात की जाती है उत्तर प्रदेश में अगर जनघनत्व ऑल ओवर कितना है, तो वो है आपका 829। वहीं अगर आपकी लिटरेसी की बात की जाती है कि सर लिटरेसी क्या है उत्तर प्रदेश की, तो वो है आपकी 67.12% है आपकी। ध्यान रखना है, ये भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, फैक्ट आपके आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था शिशु लिंगानुपात के बारे में, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है? बलरामपुर, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो वो आपके लिए ऑटोमेटिक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो एक बार फिर से डिटेल में देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। किस जिले का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है? देखिए जब शिशु लिंगानुपात की बात की जा रही है उस समय आपका क्या आंसर होगा वो आपको देखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, बलरामपुर का उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। कितना है? तो 950 रेशियो 1000 है आपके बलरामपुर का शिशु लिंगानुपात में। वहीं शिशु लिंगानुपात सबसे मिनिमम किसका है? तो बागपत का आपका लिंगानुपात जो शिशु लिंगानुपात है वो कम है, सबसे कम है 941 रेशियो 1000 आपका यहाँ पर है। अगर ऑल ओवर की बात करते हैं तो आपका शिशु लिंगानुपात मैक्सिमम किसका है? तो वो आपके जौनपुर का है, मिनिमम आपके गौतम बुद्ध नगर का है। यानी ये किसकी बात की जा रही है? ये यूपी के लिंगानुपात की बात की जा रही है, ना कि शिशु लिंगानुपात की। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बलरामपुर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या भारत के संदर्भ में कितनी है? 16.1%, 16.6%, 16.8%, 70.2% या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जो ऐसी जाति है उसकी संख्या उत्तर प्रदेश में भारत के संदर्भ में कितने परसेंट है? यानी ऑल ओवर आपसे ये पूछा गया कि एससी की जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट निवास करती है ऑल ओवर भारत की। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 16.6%। वहीं अगर देखिए एक एक करके चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं कि सर्वाधिक SC/ST की जाति कौन से ज़िले में स्थित है, तो अगर आप मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम में आपका आएगा सीतापुर। वहीं अगर आप मिनिमम की बात करते हैं तो वहाँ पर आएगा आपका बागपत। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बिस्मिल्लाह खान और मुमताज़ खान का संबंध किस घराने से है? लखनऊ, बनारस, आगरा या किराना घराने से?
तो देखिए यहाँ पे कुछ घराने आपसे पूछे जाते हैं, हर बार ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। यहाँ पे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि बिस्मिल्लाह खान की बात हो रही है और मुमताज़ खान की बात हो रही है, ये कौन से घराने से आपके संबंध रखते हैं, इस चीज़ पे आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये बनारस घराने से आपका संबंध रखते हैं। अब बात ये आती है कि बिस्मिल्लाह खान और मुमताज़ खान क्या हैं और ये क्या करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही फेमस शहनाई वादक हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन वादकों से पूछे जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है? पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वांचल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चरकुला नृत्य के बारे में बात की जा रही है और ये किस क्षेत्र में किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी PSC, यूपी SSSC और आपका इवन यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन आपका कई बार आपका पूछा गया है। मैनी टाइम्स तक ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता रहा है। सही आंसर क्या है पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा, पश्चिमी क्षेत्र में चरकुला नृत्य किया जाता है। अब पश्चिमी क्षेत्र में कहाँ पे किया जाता है, क्या इसकी स्पेशलिटी है, वो भी देख लेते हैं। तो ये जो चरकुला नृत्य है उत्तर प्रदेश के बरसाने में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? आपका बरसाना में किया जाता है। बरसाना कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका एक मथुरा की तहसील है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि आपके 108 मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं और फिर से आपका डांस किया जाता है। तो ऐसे मान के चलिए कि 108 मिट्टी के दीपक है वो जलाए जाते हैं और उसके बाद में उनका डांस किया जाता है। तो ये जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 1, पश्चिमी क्षेत्र में चरकुला नृत्य किया जाता है। विंध्याचल देवी मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? सोनभद्र, मिर्जापुर, बलिया, चंदौली, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विंध्याचल देवी का मंदिर है, वहाँ पर ही आपका विंध्याचल देवी मंदिर मेले का आयोजन किया जाता है। कौन से ज़िले में किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये मिर्जापुर ज़िले में किया जाता है। सोलह कुल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? मेरठ, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो सोलह कुल मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आपका आगरा ज़िले में इसका आयोजन किया जाता है। कौन से महीने में प्रति वर्ष किया जाता है? तो ध्यान रखना है, ये फरवरी और आपके मई महीने में इसका आयोजन किया जाता है। इम्पोर्टेंट है। इसकी जो उद्देश्य वो क्या है आपका? तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना ही इसका क्या है? उद्देश्य। ये चीज़ आप याद रखना है, यानी यूनिटी बढ़ाना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। राई नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है? बुंदेलखंड, रोहिलखंड, अवध या पश्चिमांचल या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके राई नृत्य का जो नृत्य है आपका कौन से क्षेत्र में किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बुंदेलखंड क्षेत्र में इसका नृत्य किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है ये कभी कभी आ जाता है, तो ध्यान रखना है, ये आपकी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है? तो ध्यान रखना है, ये आपके जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देवी पाटन मेले का आयोजन आपका कहाँ पर किया जाता है? मिर्जापुर, बलरामपुर, हरदोई, बांदा या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो देवी पाटन मेले का आयोजन है, राजकीय मेला है इसका, उसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो देवी पाटन मेले का आयोजन किया जाता है ऑप्शन नंबर आपका 2, बलियापुर ज़िले में। आपका देवी पाटन मेले का जो आयोजन किया था, ध्यान रखिएगा, ये राजकीय मेले का इसे दर्जा प्राप्त है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से किस जिले को काशी की बहन कहा जाता है? प्रयागराज, अयोध्या, गाजीपुर, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? यहाँ पर कौन सा जिला है जिसे काशी की बहन कहा जाता है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पहले आ चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, गाजीपुर शहर को काशी की बहन कहा जाता है।
अब हम बात करते हैं अदर ऑप्शन जो दे रखे हैं, इम्पोर्टेंट है आपके। प्रयागराज को कौन कौन से नाम से जाना जाता है वो भी समझ लेते हैं। तो हम इसे संगम नगरी के नाम से भी इसे जानते हैं। वहीं अयोध्या को हम क्या कहते हैं, राम नगरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके जो उपनाम दे रखे हैं उनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पहले भी ये क्वेश्चन आपके इस तरह से पूछ लिए गए हैं कि अलग अलग आपको उपनाम दे दिए और उनके क्वेश्चन आपसे पूछ लिए कि कौन सी नगरी के किस नाम से जानते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम वाराणसी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की वर्ल्ड की सबसे प्राचीन नगरियों में से एक मानी जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर हम एक एक करके बात करते हैं कि ये कौन कौन सी नदियों पर है, तो संगम नगरी तो आपको पता ही है कि ये आपका गंगा नदी के किनारे पर प्लस आपकी जो यमुना नदी है उसका संगम है यहाँ पे। अयोध्या की बात करते हैं तो ये आपके सरयू नदी के किनारे पर है। आपके बात करते हैं गाजीपुर की, तो ये आपके गंगा नदी के किनारे पर है। वाराणसी की बात करते हैं तो ये भी आपका गंगा नदी के किनारे पर ही बसा शहर है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। जल विहार मेले का आयोजन किस क्षेत्र में किया जाता है? रोहिलखंड, बुंदेलखंड, ब्रजमंडल क्षेत्र, अवध क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली बोला गया कि जो जल विहार मेला है उसका आयोजन आपका कहाँ पर किया जाता है। मेला के क्वेश्चन हमेशा आपके आते ही आते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखिए एक बात कर लेते हैं जल विहार मेले की। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, बुंदेलखंड क्षेत्र में जल विहार मेले का आयोजन किया जाता है। अब जैसे देखिए ये आपका मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश है, ये मान के चलिए कि आपका इस तरह का उत्तर प्रदेश का मैप है। तो ये जो आपका साउथ में जो पार्ट है वो आपका बुंदेलखंड कहलाता है। यहाँ पर जो आपकी जलवायु वो कैसी रहती है, ड्राई रहती है, इसलिए आपकी जल मेले का आयोजन किया जाता है जिससे कि फसल को अच्छा पानी मिल सके, फसल के बारे में अच्छी प्रार्थना की जा सके। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1080, 1090, 108, 102 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर है। इस पर अगर आप कॉल करते हैं तो इंस्टेंटली आपको पुलिस अवेलेबल होगी। यानी कोई भी महिला अगर अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है तो और इस नंबर पर आपको कॉल करती हैं तो आपके लिए पुलिस तत्पर आपकी तैयार रहती है। यहाँ पर अदर ऑप्शंस की बात करते हैं। 1080 किससे संबंधित है? तो ये आपका चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका वुमेन नंबर ऑलरेडी आपको पता चल चुका है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर है आपका ये। वहीं 10 और 102 करते हैं तो इससे आपको क्या मिल जाएगी? पुलिस आपको मिल जाएगी इंस्टेंटली। जब कभी भी आपको पुलिस की हेल्प चाहिए तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? आगरा, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लखनऊ जिला वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रयागराज उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। अब देखिए प्रयागराज के बारे में बात करते हैं। अलग अलग समय पर उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ रह चुकी हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कब कौन सी राजधानी रही होगी। तो आगरा उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा है 1836 ईस्वी में। कब से कब तक रहा है? तो 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा है आगरा। 1858 ईस्वी में रहा है आपका प्रयागराज। 1858 से कब तक रहा है? तो 1920 तक रहा है ये। 1920 के बाद में लखनऊ राजधानी बना है, लेकिन आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से अगर बात की जाती है तो 1935 में बना था आपका पूर्ण रूप से राजधानी लखनऊ। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। माघ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? हिंडन, गंगा, सोन, गोमती, इनमें से कोई नहीं।
तो माघ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे पर किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, कब किया जाता है, एक एक करके बात करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये गंगा नदी के किनारे पर इसका आयोजन किया जाता है। माघ मेले का जो आयोजन है वो कब किया जाता है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो इसका आयोजन आपका जनवरी और फरवरी के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है प्रयागराज, ज़िले में इसका आयोजन किया जाता है। किस नदी के किनारे पर, तो गंगा और यमुना के संगम पर किया जाता है। यमुना ऑप्शन में नहीं था, गंगा ऑप्शन में था, तो वही इसका आंसर माना जाएगा। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। लखनऊ शहर के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। तो देखिए आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा कथन आपका गलत है, एक एक करके हम देख लेते हैं। इसे नवाबों का शहर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी है, बिल्कुल ठीक है। लखनऊ मंडल में 6 जिलों को सम्मिलित किया गया है, बिल्कुल ठीक है। यह प्रदेश की 1935 ईस्वी में पूर्ण रूप से राजधानी बना था, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट इसका गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 7.12%, 7.33%, 7.48%, 7.49% या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश का जो टोटल क्षेत्रफल है भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 7.33% टोटल क्षेत्रफल है आपके उत्तर प्रदेश का। अब एरिया वाइज जब बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे हम बात भी कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की एरिया वाइज। तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश का जो आपका एरिया वो कितना है, तो आपका 2,90,828 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है उत्तर प्रदेश का। सॉरी ये देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर एरिया है उत्तर प्रदेश का, जो भारत का 7.33% है। एरिया वाइज उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंक है, तो उत्तर प्रदेश की आपकी 4th रैंक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आगरा 2 बार हो गया है, इसको कैंसिल करके हम क्या कर लेते हैं, नन ऑफ दिस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, गौतम बुद्ध नगर। अगर गौतम बुद्ध नगर की मैक्सिमम लिटरेसी है तो आपके सर मिनिमम कौन से की होगी, क्योंकि मैक्सिमम तो आपको मिल गया, वहीं आपके अगर हम मिनिमम की बात करते हैं तो वो कौन सा जिला होगा, तो वो है आपका श्रावस्ती। ऑल ओवर अगर हम लिटरेसी की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में तो कितने परसेंट है, तो ध्यान रखना है ये 67 पॉइंट कुछ परसेंट आपको दे रखी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 67% है आपकी। वहीं अगर मेल की बात करते हैं तो 77% है। वुमेन की बात करते हैं तो वो आपकी कितनी है, वो है 57%। ये आपको याद रखनी है। लगभग में मैंने आपको आंसर बता दिया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक आगरा शहर में स्थित नहीं है, पंचमहल, ताजमहल, अकबर टॉम, रूमी दरवाज़ा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में के आगरा ज़िले में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर 5 कर लीजिए, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 4। रूमी जो दरवाज़ा स्थित है वो उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में ना होकर कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये स्थित है। जबकि पंचमहल आपकी किससे बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसकी क्वालिटी यही है कि आपका ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ महल है। इस पर किस तरह से बना हुआ है, तो ध्यान रखना है ये इस तरह से आपका बना हुआ है, जैसे छोटा करके जाते हैं हम, इस तरह से आपका ये बना हुआ है। यानी इसका जो आकार है वो पिरामिड टाइप का है। कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है फतेहपुर सीकरी में। एक एक चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं
ताजमहल आप सभी को याद है कि ये आपके यमुना नदी के किनारे पर स्थित है और ये भी आपका वाइट संगमरमर से बना हुआ है। अकबर टॉम्ब आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से कस्बा में पड़ता है, तो ये आपका सिकंदरा यानी आगरा में ही है और ये बना है आपका रेड मार्बल से। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 24 अप्रैल, 25 जनवरी, 23 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो अदर ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर एक एक करके देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश राजकीय दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश का नामकरण 24 जनवरी 1950 को ही हुआ है। पहले इसे हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। तो उत्तर प्रदेश में जैसे योगी सरकार आई तो उन्होंने 2018 में ये अनाउंस कर दिया कि हम राजकीय दिवस आपका सेलिब्रेट करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करते हैं कि अदर ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है सर, उनके से भी डिटेल देख लीजिए। 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायती दिवस, पंचायत राज दिवस भी हम मनाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं 25 जनवरी को हम मनाते हैं, बिल्कुल मनाते हैं, मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को हम मनाते हैं किसान दिवस। क्योंकि ये जो सभी ऑप्शन मैंने बनाए हैं इस प्रकार से बनाए हैं कि आपके पंचायत से संबंधित उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है? चित्रकूट, श्रावस्ती, बलरामपुर, चंदौली, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में कि कौन सा जिला इनमें से आता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चित्रकूट जिला बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं और आते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि सर बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से जिले और कितने आते हैं। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के जो जितने भी आपके साउथ एरिया में आपके ज़िले हैं, जैसे बुंदेलखंड कौन सा एरिया में पड़ता है, तो ये आपका जो एरिया है वो बुंदेलखंड वाला एरिया है। तो अगर यहाँ पे हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो कितने ज़िले इसमें मेंशन किए जाते हैं? तो 11 ज़िलों में विस्तार है आपके बुंदेलखंड का, ये यूपी का अगर हम मान के चलें तो। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो आज के क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं। आज के 50 क्वेश्चन हमने सम्मिलित किए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यूपी SSC के PYQ प्लस करंट अफेयर्स प्लस इम्पोर्टेंट आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सम्मिलित करके आपके लिए प्रत्येक सेट आपका यहाँ पे बनाया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि यूपी की जो जितनी भी प्रमुख नीतियाँ हैं आपकी यूपी की जितनी भी प्रमुख नीतियाँ हैं आपकी प्लस आपके जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं प्लस जितने भी आपके गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाए हैं उन सब से संबंधित आपकी मैराथन वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं नेक्स्ट संडे को, यानी संडे स्पेशल में आपका वही होगा। बेल आइकन को सिर्फ आपको क्या करना है, प्रेस करना है, जिससे कि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अगर आपको उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ना है, जिसमें आपके 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का करंट अफेयर्स पढ़ना है 2025 का, ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी देख सकते हैं। अदरवाइज आपको वन्यजीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, रामसर स्थल से संबंधित वीडियो देखना है उत्तर प्रदेश स्पेशल का, वो भी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।